How are you? Jai Swaminarayan to all of you. Male produce sperm gametes and female produce ovum gametes with the help of gametogenesis. Today we will deeply discuss on gametogenesis on my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. नॉर्मली हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम समझ रहे थे तब हमने बात की है कि क्या होता है कि जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो कौन सी प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. ओके, देन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से एग्जैक्टली किस तरह से स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस से जो सबसे पहले प्रोड्यूस होता है उसे बोला जाता है स्पर्मेटोगोनियम. कहां पे प्रोड्यूस होता था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस हुआ. वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे कैसे? तो वो माइटोटिक डिवीजन करके अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे. माइटोटिक डिवीजन होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी. उसके बाद जो ये स्पर्मेटोगोनियम होंगे उनके अंदर नॉर्मली 46 क्रोमोसोम आए हुए होंगे. 46 क्रोमोसोम के एग्जैक्टली क्या होगा 46 क्रोमोसोम का कि इनके अंदर इनका मियोसिस डिवीजन होगा. मियोसिस डिवीजन आप 11th में पढ़ चुके हो कि मियोसिस डिवीजन दो फेज में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. तो यहाँ पे मियोसिस 1 होगा तो क्या होगा कि मियोसिस 1 के टाइम पे इन एक जो स्पर्मेटोगोनिया है उनके अंदर से दो बनेंगे, 2 सेल बनेंगे और इनके अंदर 46 क्रोमोसोम थे जो डाइप्लॉइड थे, उनके अंदर से 23 हैप्लॉइड क्रोमोसोम इनके अंदर एक के अंदर होगी. ओके, और जो ये पहला वाला जिसको हमने स्पर्मेटोगोनिया बोला कि जो माइटोटिक डिवीजन से जो पार्ट बना उसे हम क्या बोलेंगे उस चीज को, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. और उनका जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा उनके अंदर से जो बनेंगे उन्हें बोला जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जिनके अंदर हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम होंगे. उसके बाद उनका सेकंड मियोसिस होगा, मियोसिस 2. ओके, दूसरा फेज होगा और दूसरे फेज के टाइम भी हमने वहां पे 11th में पढ़ा है कि 1 में से 4 तो 1 में से 2 हुए मियोसिस 1 के टाइम. मियोसिस 2 के टाइम क्या होगा 1 में से 2 मतलब कि 1 में से टोटली 4 हमारे पास ये सेल्स बने जिनको जो लास्ट में बनता है उसे हम बोलेंगे स्पर्मेटिड्स. ओके, और उनके अंदर भी 23 हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे. ओके, आफ्टर देन ये जो स्पर्मेटिड्स हमारे पास बना उस स्पर्मेटिड्स नॉर्मली कन्वर्ट होता है स्पर्म के अंदर. ओके, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस. जो स्पर्म बनता है उसे हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस. आफ्टर देन हमारे पास स्पर्म बन गया. अब ये स्पर्म होगा वो जो सर्टोली सेल है उनके अंदर एम्बेडेड हो गए. अब सर्टोली सेल्स कहां से आए? तो हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझी थी तब हमने बात की थी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल्स होते हैं वो स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं और उसके साथ साथ सर्टोली सेल्स होते हैं जो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को. तो ये जो सर्टोली सेल्स है उनके अंदर ये स्पर्म एम्बेडेड हो गए. ओके, और वहां से नॉर्मली उसके बाद स्पर्म है वो रिलीज हो गए. ये जो रिलीज होने वाली प्रोसेस है उसे बोला जाता है स्पर्मिएशन. नॉर्मली ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एडल्ट एज के स्टार्टिंग पोर्शन पे मतलब कि प्यूबर्टी के टाइम पे वो स्टार्ट होती है. बराबर, एडल्ट जब पर्सन एडल्ट होता है तब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है. इनके अंदर नॉर्मली हम समझे तो ये प्रोसेस स्टार्ट कब होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होगी? तो एक हार्मोन्स सिक्रीट होगा उसके बाद ये स्टार्ट होगी जिसे हम बोलेंगे गोनाडियोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स GnRH रिलीजिंग हार्मोन्स है जिसके बारे में आप चैप्टर नंबर 22 11th में पढ़ चुके हो कि हाइपोथैलेमस के अंदर हाइपोथैलिक हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स जिसे बोला जाता है गोनाडियोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स GnRH. बराबर, ये नॉर्मली क्या होता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स है इनके अंदर से इनके 2 टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि LH एंड FSH. ओके, स्टिमुलेट FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, FSH और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स. इन दोनों का अलग अलग वर्क है. जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स उनका वर्क क्या है तो वो लेडिंग सेल्स के ऊपर वर्क करते हैं जिसके बारे में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ चुके हैं कि लेडिंग सेल्स, कौन से लेडिंग सेल्स याद है आपको?
कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की साइड स्पेस थी, बराबर। उस स्पेस के अंदर जो सेल्स आए थे उस सेल्स को हमने बोला था लेडिंग सेल्स। ये लेडिंग सेल्स क्या करते थे, एंड्रोजन का सिक्रीशन करने का काम करते थे, उसका सिंथेसिस और सिक्रीशन का काम करते थे। वो कब होता है, जब उसके ऊपर LH मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स उसके ऊपर वर्क करेंगे लेडिंग सेल्स के ऊपर, और उसके बाद उसके अंदर से एंड्रोजन हार्मोन्स रिलीज होगा, जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर काम आता है, वो हमने वहां पे पढ़ा था। दूसरी बात करें FSH की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये कहां पे वर्क करते हैं, तो ये सर्टोली सेल्स के ऊपर वर्क करते हैं। सर्टोली सेल्स जो नॉर्मली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर वर्क करते हैं। और हमने आगे एक प्रोसेस हम समझे अभी, कौन सी प्रोसेस, कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस, बराबर। वो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस है कि स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में कन्वर्ट होना, उसके वक्त थोड़े बहुत हार्मोन्स की जरूरत होती है, उसके ऊपर भी ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये वर्क करता है। इस तरह से हार्मोन्स का नॉर्मली इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर वर्क होता है। नेक्स्ट हम स्पर्म को समझते हैं, स्पर्म के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो जो पूरा स्पर्म है उनको अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो अपर पार्ट, उसे हम हेड बोल सकते हैं, बराबर। और उसके बाद नेक लाइक स्ट्रक्चर है, पतला सा स्ट्रक्चर, जिसे हम नेक बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसे हम मिडल पीस बोलेंगे, ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम मिडल पीस बोलेंगे। और लास्ट में आया हुआ पोर्शन जिसे हम टेल बोलेंगे। ऐसे पार्ट में, अलग अलग पार्ट में वो डिवाइडेड है। स्पर्म की बात करें तो उसके हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आया हुआ है, वो कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम एक्रोसम बोलेंगे, जो पूरा प्लाज्मा से भरा हुआ है। उनके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइम्स आए हुए होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में अंदर। ये क्या वर्क करते हैं, तो नॉर्मली जब स्पर्म ओवम के साथ ज्वाइंट होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो तब ये ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए ये जो मटेरियल है, एक्रोसम के अंदर आया हुआ मटेरियल, ये वर्क करेगा। ओके, मिडल पीस, तो मिडल की पीस के अंदर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में माइटोकॉन्ड्रिया आए हुए होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या वर्क करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो टेल होती है उसकी मूवमेंट के ऊपर वर्क करते हैं, कि जो टेल की मूवमेंट या तो स्पर्म को पूरा मूव करना है, उसके लिए हेल्पफुल कौन होते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में आप 11th में भी पढ़ चुके हो कि ये एक पावर हाउस है, मतलब कि पावर प्रोड्यूस करने का काम करता है, पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मली टेल को पावर देंगे और उसे मूवमेंट करने के लिए रेडी करेंगे, बराबर। तो ये पूरा पोर्शन हुआ स्पर्म। नॉर्मली जो ये स्पर्म है वो होते कितनी क्वांटिटी में होते हैं, तो वो 200 to 300 मिलियन जितने क्वांटिटी में होते हैं। ओके, इनके अंदर से भी 200 to 300 मिलियन होते हैं, लेकिन इनके अंदर 60% ऐसे होने चाहिए जो प्रॉपरली नॉर्मल साइज के अंदर हो, नॉर्मल वॉल्यूम के अंदर हो, और उनके अंदर से भी 40% ऐसे होने चाहिए जो प्रॉपरली मूव कर सके, तभी ये स्पर्म एग्जैक्टली ओवम को फर्टिलाइज कर पाएंगे। उसके बाद इनके अंदर बात करें तो ये स्पर्म एग्जैक्टली डायरेक्टली स्पर्म जाके मैटिंग के टाइम उनका ही इंसेमिनेशन नहीं होता, इनका पूरा लिक्विड बनता है। वो किस तरह से बनता है तो उसके बारे में हम आगे भी बात कर चुके हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म प्रोड्यूस हो गए तो स्पर्म वहाँ से एपिडिडाइमिस के थ्रू, वास डिफरेंस के थ्रू आके वो नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर के पास से वो निकलेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर उनके अंदर जो ये वास डिफरेंस है, एपिडिडाइमिस है, या तो सेमिनल वेसिकल्स है, ये सब इनके अंदर लिक्विड मिक्स होगा, सेमिनल प्लाज्मा इनके अंदर मिक्स होगा, और पूरा जो लिक्विड पोर्शन बनेगा उसे बोला जाएगा सीमेन। और ये सीमेन नॉर्मली फीमेल्स के अंदर जाता है और प्रॉपरली मेटिंग के टाइम ये इंसेमिनेशन के थ्रू स्पर्म वहां पे पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का प्रोडक्शन, और पूरा जो सीमेन बनता है वो इस तरह से बनता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल के अंदर ये गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस किस तरह से होती है वो समझेंगे। ओके, थैंक यू।